अमित शाह जी ने बोला है कि हर चीज को हम पब्लिकली नहीं करेंगे, तो उनकी बातों से ना कहीं कुछ लगता है कि मीटिंग शायद हुई है। और जो शिवसेना के जो नेता हैं वो अलग अलग बोलते हैं कि नहीं मीटिंग तो नहीं हुई, और फिर रैंडमली ट्विटर पे लिख के बोलते हैं कि केवल शरद पवार ही मिले थे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है या अलायंस को तोड़ा जा रहा है। देखो ये हर किसी को पता है, महाराष्ट्र के अंदर मिली जुली सरकार बनी है और इन लोगों में आपस में ही फूट हो गई है। मैम, अहमदाबाद में जो गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी सुप्रीमो की जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो मीटिंग सच में हुई थी। उसी के बाद शरद पवार हैं वो हॉस्पिटल में चले गए। आपको क्या लगता है इस सारे मामले को देखकर? देखिए सबसे पहली बात, आप अगर इनके ना डेप्थ में जाएंगे तो अमित शाह जी ने बोला है कि हर चीज़ को हम पब्लिकली नहीं करेंगे, तो उनकी बातों से ना कहीं कुछ लगता है कि मीटिंग शायद हुई है। ठीक है, और शरद पवार जी इस टाइम बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में, बीमार हो रखे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, मीटिंग तो हुई। देखो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, ये लोग मंझे हुए, कहते हैं ना मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मंझे हुए पॉलिटिक्स हैं, 10-20 सालों से हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो अगर इस तरह की बातें बोली जा रही है और अटकलें लगाई जा रही है तो डेफिनेटली मीटिंग हुई है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, शिवसेना को डर है कि मेरी सरकार गिर ना जाए, इसीलिए वो ऊट पटांग में आके कभी ट्विटर पे कुछ बोलने लगते हैं, रैंडमली आके मीडिया के सामने अलग बयान दे रहे हैं। भाई आपके बयानों में ही कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, यानी कि जब कहते हैं ना जब इंसान बौखला जाता है तो बौखलाहट में वो कुछ भी निकलता है, तो उनकी कुछ भी ही निकल रही है बौखलाहट में। खबर ये भी आ रही है जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि 1 तारीख से शरद पवार वेस्ट बंगाल जाने वाले थे ममता बनर्जी को सपोर्ट करने। लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई है और उसके बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो अस्पताल जाएंगे, जिसके बाद 31 तारीख को अभी कल के टाइम पे शरद पवार की सर्जरी भी होनी है और उसके बाद जो उनके आगे के प्लान्स थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं कि वो वेस्ट बंगाल ना जा पाएँ। तो आपको क्या लगता है कि ये एक राजनीति हो रही है या फिर सच में तबीयत खराब है? नहीं, डेफिनेट सी मैम, देखो अगर मेरा अपना पर्सनल व्यू आप जानोगे तो राजनीति है ये। अगर राजनीति नहीं होती तो रैंडमली अगर तबीयत खराब होने के बाद फिर वो असम में नहीं जाते, और जो शिवसेना के जो नेता हैं वो अलग अलग बोलते हैं कि नहीं मीटिंग तो नहीं हुई, और फिर रैंडमली ट्विटर पे लिख के बोलते हैं कि केवल शरद पवार ही मिले थे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है या अलायंस को तोड़ा जा रहा है। देखो ये हर किसी को पता है, महाराष्ट्र के अंदर मिली जुली सरकार बनी है और इन लोगों में आपस में ही फूट हो गई है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या आपकी शिवसेना हो, इन सब में आपसी में फूट हो गई है। और कहीं ना कहीं जो मीटिंग जो हुई है इसका फायदा मिलेगा। शरद पवार यहाँ पे इस टाइम पे हॉस्पिटल में हैं और तमाम लोग हैं जो उन्हें फोन करके उनका हालचाल ले रहे हैं। पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें कॉल किया, जो कि केंद्रीय मंत्री बीजेपी से हैं। फिर अमित शाह ने उन्हें कॉल किया, फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें कॉल करके जान पहचान यानी कि हालचाल ले रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं की जिस तरीके से एक लंबी लिस्ट बन गई है शरद पवार से हालचाल लेने की, इसके लिए क्या समझते हो आप? देखो कहीं ना कहीं ये ना एक टेंडेंसी रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कोई भी अधिकारी, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो या पुलिस महकमे में हो, कोई भी अधिकारी हो, ठीक है, जब तक वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ है तो वो बहुत बढ़िया बात बोलेगा, बहुत अच्छा नेता बन जाएगा। ठीक है, जिस दिन वो हट गया तो उसका तो कहते हैं ना सूद बूद भी नहीं लेंगे बेचारे। अगर वो मर भी जाए ना कोई भी उसका अधिकारी या कोई भी नेता, तो उसके बारे में पूछेंगे नहीं। सेम शरद पवार जी के साथ भी यही हो रहा है। शरद पवार इस टाइम है हॉस्पिटल में, तमाम नेता पूछ रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। पीएम नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री, एक पद ऐसा होता है वो पूरे राष्ट्र का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद उनको फोन करके बोलते हैं कि आप स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है। और जबकि आपके वो नेता हैं, कहते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से एक भी कॉल नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो सोचने वाली बात है ना कहीं देखो कोई ना कोई किसी ना किसी से कनेक्ट है, इस वजह से वो लोग नहीं पूछ रहे। उनको अब डर है कि कहीं वो बीजेपी में शामिल ना हो जाए, क्योंकि उनकी मीटिंग हुई है। वो मीटिंग को देखो, कहते हैं ना सामने आके कुछ भी बोले, लेकिन उनके दिल में जहन में है कि मीटिंग हुई है। कहीं शरद पवार इसीलिए तो इस तरह से नहीं कर रहे, कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाए, और कुर्सी जाने का तो खतरा उनको शुरू से बना हुआ ही है। ये कहना है कि ये जो मीटिंग हुई है इसके पीछे 2 तरीके की बातें हो सकती हैं। पहले ये कि सरकार बनाने को लेकर हो सकती है कि एनसीपी और बीजेपी आपस में सरकार बनाए, या फिर दूसरा ये भी चीज़ हो सकती है कि महाराष्ट्र में जो चरण इस टाइम पे चल रहा है कि परमवीर सिंह ने जो एलिगेशन लगाए हैं, एनसीपी के ही नेता हैं अनिल देशमुख, उनको लेकर जो एलिगेशन लगाए हैं 100 करोड़ रुपए की उगाही को लेकर, इस सारे मामले को लेकर मिले हों कि भाई हमें बचा लीजिए अगर हमारे ऊपर आंच आती है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं क्या मैम? देखिए लॉ में एक वर्ड होता है, क्राइम नेवर पेस्ट। अगर आपने अपराध कर दिया तो वो पेस्ट नहीं हो सकता, उसको सुधारा जा सकता है, उसको पनिशमेंट के थ्रू सुधारा जा सकता है। तो सेम यही एनसीपी हो जाए या आप शिवसेना, इन लोगों ने अपने काले कारनामे तो कर दिए। अब काले
वाले कारनामे करने के बाद ये सोच रहे हैं, इनके कुछ नेता सोच रहे हैं हम बीजेपी में शामिल हो जाएं या हम बीजेपी के साथ मिलीजुली सरकार बना लें, हमारे जितने भी हमारे कर्म हैं वो सब छुप जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। और मेरे को अपनी बीजेपी गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि मुंबई के अंदर अपनी इन लोगों को अलायंस बना के इलेक्शन में नहीं जीतना चाहिए। अगर दोबारा इलेक्शन होंगे एट प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र में बहुमत से बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए और बीजेपी गवर्नमेंट की चस्व अलग होगा, उसकी वैल्यू अलग होगी। अगर इन लोगों ने बीजेपी वालों ने मिलके एनसीपी के साथ मिलके अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो भी अपना अस्तित्व खो देंगे, क्योंकि कहते हैं ना अभी तो हम इनकी बहुत बुराई कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, रियल में बुराई क्या कर रहे हैं, वो रियल में बंदा ऐसा है और फिर बाद में हम उसी के साथ मिल जाए तो हम में और तुम में कमी क्या रह गई। हम जब कहते हैं ना चोर चोर मोसेरे भाई, तो फिर हम भी मोसेरे भाई हो गए। तो बीजेपी गवर्नमेंट को उसके साथ नहीं मिलना चाहिए। हाँ बस ये है, फूट डालो शासन करो की नीति अपनानी चाहिए, जो कि हो रही है। मैम यहाँ पर लोगों की तरफ से ये कहना है कि जिस तरीके से डर सताने लगा है शिवसेना को, संजय राउत को अपनी सरकार जाने का, और तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र में से निकल कर आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको कितने दिन तक ये सरकार चल पाएगी? सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि इनके कारनामे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और अभी अगर इनिशियली स्टेज में अगर कहते हैं ना वहाँ पे अगर इलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट आज ही नहीं रहेगी। रीज़न है, देखिए काफ़ी सारे मॉब लिंचिंग यहाँ पे हुई है, पालघर में साधुओं की हत्या यहाँ हुई है जिसमें सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे, क्योंकि महाराष्ट्र का रवैया रहा है, इन लोगों ने पुलिस को अपने हाथ में मिलाकर साठगांठ करके तब अपराध किए हैं, तब पैसों की उगाही करी है, तब लोगों को पदों पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के साथ कैसा परेशान किया गया, सुशांत सिंह राजपूत के केस में कितने लेट एविडेंस कलेक्ट हुए, फिर बाद में आप जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो एम्स भेज देते हो कि क्या इसमें हुआ था क्या नहीं हुआ था। भाई सब आएगा कब? फिर एविडेंस ही लेट कलेक्ट करोगे, चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन ही ठीक नहीं करो तो चीज़ तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मीटिंग को लेकर मेरा एक और सवाल है कि मीटिंग को लेकर जिस तरीके के बयान संजय राउत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, ट्विटर पे वो बोलते हैं कि मीटिंग नहीं हुई है, और जब उनसे मीडिया कोई पर्सन सवाल पूछता है तो बोलते हैं कि अमित शाह को कोई और नेता नहीं मिला क्या? तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि संजय राउत को दो तरीके से बयान देने से पहले क्या उन्हें एक बार शरद पवार से नहीं पूछना चाहिए था कि सच में मीटिंग हुई है या फिर नहीं? देखिए, आपने हमारे पूरे देश की जनता जानती है कि महाराष्ट्र में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री मिली है, तो ना ये बंदा इस टाइम बहुत गंदा नशा करके अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से, बहुत गंदा नशा करे हुए। और इसको ना जब नशा इसका उतरता है तो इसको लगता है अरे यार मेरी तो सरकार चली जाएगी, मेरी तो सरकार जाने वाली है, तो एकदम इसकी आत्मा जाग जाती है, फिर कुछ और बोलने लगता है। तो ये बौखलाहट है, बौखलाहट में बोल रहा है। जैसे कि आप मुझसे बोल रहे हो सरकार कब तक रहेगी, कब तक नहीं टिकेगी, सरकार है ही नहीं चलने लायक। हमारे देश की सबसे वर्स्ट सरकार है, सबसे गिरी हुई सरकार है। हमारे देश की जनता को, जिन लोगों को वोटर अधिकार है, वहाँ पे अधिकार है अपना वोट देने का, वो उन लोगों को समझ जाना चाहिए ये सरकार केवल वर्चस्व की सरकार है, ये केवल तानाशाही सरकार है। और जब तक इनके बारे में बोलते रहोगे, इनके साथ चलते रहोगे तो आप बहुत अच्छे, उस दिन तो खत्म। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर संजय राउत को ऐसा लग रहा है कि अब सरकार टूटने का डर लग रहा है, इसीलिए वो तमाम तरीके के दो तरीके के बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि मुलाकात हुई है अमित शाह और शरद पवार की, और कभी कहते हैं कि मीटिंग हुई है, तो अमित शाह को कोई और नेता क्यों नहीं मिला? क्यों डर है संजय राउत को अपनी सरकार जाने का? सर देखो, ये जो महाराष्ट्र की सरकार है शुरू से ही मजबूरी की सरकार बनाई गई थी। इनके ना तो संस्कार मिलते हैं, ना ही आपस में इनके विचार मिलते हैं। ये तो मजबूरी में एक सत्ता चलाने के लिए एक कोलैबोरेशन किया गया, जिसके तहत इन्होंने एक करप्शन सिस्टम को अपग्रेड किया, और उस करप्शन सिस्टम में तीनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और ये आपका शिवसेना, तीनों शामिल हैं। और यहाँ से जो भी कलेक्शन होता है ये सारा इनके करप्शन के कारण हो रहा है। और जो भी पोस्टिंग या डिपोस्टिंग होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, उसमें भी ये पैसा चार्ज करते हैं और उसके बाद ही किसी को पोस्टिंग दी जाती है। ये महाकरप्ट और बेसलेस जो है, बेसलेस सिस्टम की जो है सरकार है। सर यहाँ पर ये भी सवाल है कि जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था एनसीपी के ऊपर, और शिवसेना का कहना था कि जो 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला सामने आया है उसकी जानकारी क्यों नहीं थी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को, क्योंकि अनिल देशमुख आते हैं एनसीपी से, तो क्यों इनडायरेक्टली संजय राउत ये कहने की कोशिश करते हैं कि एनसीपी उगाही करवा रही है वो 100 करोड़ रुपए की जो एलिगेशन लगाए हैं परमवीर सिंह ने? देखो, ये तो शुरू से ही चला रहा है, बंदर बांट चल रही थी तीनों पार्टियों में, और जब बंदर बांट में कुछ हिस्सा, कुछ शेयर किसी ने अपना छुपाना चाहा तो दूसरे को नो डाउट जो है
गुस्सा आएगा और इसी वजह से इनमें आपस में तालमेल अब नहीं रहा है और ना ये सरकार आगे चलने वाली है। तमाम तरीके की चीज़ें हैं, आपने महाराष्ट्र में देखी होंगी, कभी पालघर में लिंचिंग हो जाती है साधुओं के साथ, वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई देखती है। सुशांत सिंह राजपूत का केस या फिर अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से हैरेस किया गया इसी सरकार के द्वारा, तो जितनी भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने मेल भाव के लिए बनाई गई थी, जनता के लिए ये सरकार कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। और इसीलिए संजय राउत को अब डर है कि कहीं शरद पवार बीजेपी के साथ जाके पार्टी सरकार ना बना लें, इसीलिए उस तरीके के बयान दे रहे हैं। नहीं, नो डाउट, मेरी ओपिनियन में इस सरकार का पूरा जो है प्रेशर है वो पुलिस पे है और पुलिस टोटली इनके अंडर में है। जो ये चाहते हैं पुलिस वो करती है। अगर कोई आम आदमी अपनी कंप्लेंट लेके जाता है तो पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती, इंस्टेड उसे जो है लॉकअप में या थाने में बंद कर देती है। ये सिस्टम जो है बड़ा ही डिग्रेड हो गया है और इन्होंने इस सिस्टम को, पुलिस सिस्टम को भी खा चुके हैं ये तीनों पार्टियां मिलके। सर मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए कि शरद पवार वैसे तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं और काफ़ी दिनों से राजनीति में हैं, राजनीति के गुरु कहा जाता है उन्हें। आप ये बताइए कि ये जो मीटिंग हुई थी सैटरडे को, जिसको लेकर शिवसेना इतनी ज़्यादा बौखलाई हुई है, अमित शाह ने भी कह दिया कि सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चल के बीजेपी और शिवसेना आपस में सरकार बनाए? नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। हो सकता है कि पॉलिटिक्स में हर चीज़ जायज़ है, ना कोई परमानेंट इसमें दुश्मन होता है, ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड होता है। और अगर भारत के विकास के लिए, प्रमोशन के लिए कोई अगर स्टेप बीजेपी लेती है तो दैट इज़ ओके, अच्छी बात है कि एक स्टेबल सरकार महाराष्ट्र में बने। सर लोगों का ये कहना है कि अगर एनसीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जो अभी करप्शन महाराष्ट्र में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एनसीपी भी शामिल है, और एनसीपी अगर अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के साथ जाती है तो ये भी चीज़ गलत है, जिसका लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर एनसीपी के साथ जाते हैं और उसमें जो है जो करप्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ फिर ये गवर्नमेंट जो है एक्शन नहीं लेती तो ये भी उसी दायरे में आ जाती है। सर जिस तरीके से ये आपस में लड़ रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं कि हमें इस बात की खबर नहीं थी कि 100 करोड़ रुपए की उगाही करता था सचिन वाजे, और उसमें परमवीर ने भी एलिगेशन लगा दिया कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनके कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब सारी सरकार यानी कि सारी जो पार्टियां हैं वो आपस में कह रही हैं कि हमें नहीं पता, तो फिर सचिन वाजे आखिरकार उगाही किसके लिए कर रहा था 100 करोड़ रुपए की? 100 करोड़ की जो उगाही है ये तो सिंपल एक केस है, एक एजेंसी से आ रहा है, और भी काफ़ी एजेंसियां हैं जिनसे पैसा आता है। और नो डाउट सब ये जो है मिनिस्ट्री को लेकर क्यों लड़ाई होती है, जब इन कॉलूजन जो है मतलब कोई सरकार बनती है कोलैबोरेशन में तो उनका जो है क्यों मिनिस्ट्री मांगते हैं? मिनिस्ट्री इसलिए मांगते हैं कि इस मिनिस्ट्री में ज़्यादा पैसा है, इसमें कम है, इसीलिए ये बंदर बांट का नतीजा है और कुछ नहीं है। कब तक चल पाएगी ये सरकार? देखते हैं, शॉर्ट टर्म तक का है इसका वो। अब बाकी जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं पॉलिटिक्स में और डे टू डे जो चेंज आते जा रहे हैं उससे तो लगता है नो डाउट यहाँ गवर्नमेंट जो है जाने वाली है। ठीक है, धन्यवाद साहब।